हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने रेंज वाले क्वेश्चन। इससे पहले हम 100 सवाल कर चुके हैं। 100 क्वेश्चन जो हमने, जिसमें डोमेन, इवन, ओड और डोमेन और रेंज के और पीरियडिक फंक्शन के भी कुछ क्वेश्चन करे हैं। आज 100 सवाल हैं, मेरे हिसाब से ठीक ठाक हैं, मतलब अच्छे हैं। आप उनकी प्रैक्टिस करिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। रेंज ऑफ द फंक्शन, इफ अल्फा बिलोंग्स टू 0 से π/2, then रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू। सवाल ये है, और कुछ और भी दिया हुआ है, एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 और -1। सवाल को ठीक से ऑब्जर्व करिए। जब सवाल कुछ इस प्रकार से होगा, जैसे दिखाई दे रहा है रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, जब ऐसी कोई टर्म एग्जाम में आपको नजर आए कि p प्लस के अपॉन पी, ऐसा कुछ जिसमें जो नंबर हो वो दूसरी टर्म में नीचे आ रहा हो, उस केस में आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जैसी टर्म का भी ध्यान कर लेना चाहिए। हालांकि ये केवल 2 टर्म पर रिलेट नहीं करता है, 3, 4, 5, 6 टर्म पर भी रिलेट कर जाता है। तो उस केस में हमने एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जब पढ़ाएंगे तो पढ़ेंगे, अर्थमेटिक मीन ऑलवेज ग्रेटर देन होता है जीएम के। जीएम जियोमेट्रिक मीन है। इसका मतलब अगर हम 2 केसेस की बात करें, या 2 से ज्यादा नंबर की भी बात करें, तो 2 या 2 से ज्यादा नंबर का अर्थमेटिक मीन जो आता है A1, A2, A3, A4 अप टू an अपॉन n, इसे अर्थमेटिक मीन कहते हैं। और इन सभी के प्रोडक्ट की पावर A1, A2, A3 की पावर n स्क्वायर रूट में, ये आपकी यहां पर आ जाती है। क्यों स्क्वायर रूट में? मतलब पावर 1/n। अगर आपको एक बार इसे अभी भी समझ में नहीं आ रहा, A1 इंटू A2 इंटू A3 इंटू A4 अप टू an की पावर 1/n, ये ज्योमेट्रिक मीन होता है, ये अर्थमेटिक मीन होता है। यहां पर सिर्फ 2 टर्म दी हुई हैं। 2 टर्म मतलब एक ये, तो मतलब कि दिस टर्म प्लस दिस टर्म अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स, इसका ज्योमेट्रिक मीन, 2 ही टर्म में तो डिवाइड बाय 2 करेंगे, और इसका अर्थमेटिक मीन और इसका ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन कितना हो जाएगा? रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू दूसरी टर्म क्या है, टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 1/2। इससे ये कैंसिल हो गया। यहां पर क्या बचा अंदर? टेन स्क्वायर अल्फा की पावर 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा? टेन अल्फा। और स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये जो 2 है ये निकल करके इधर आ जाएगा, और इधर से निकल करके कहां आएगा? टेन अल्फा के पास, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 टेन अल्फा। तो हमारा जो आंसर आया वो 2 टेन अल्फा आ जाएगा। तो यहां पर एक्चुअली ये रेंज के सवाल से ज्यादा आपको सीरीज के क्वेश्चन की तरह दिखाई दे रहा होगा, लेकिन रेंज में इस सवाल को डाल दिया क्योंकि वो समझाना चाहते थे कि रेंज यहां से भी बनाई जा सकती है। ठीक, तो किसी भी सवाल का या किसी भी प्रकार के क्वेश्चन का जो कि सम में हो या प्रोडक्ट में हो, तो उस केस में अर्थमेटिक मीन का जो होता है उस सवाल का, उसके ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा आता है। ये क्वेश्चन नंबर 101 हुआ, और 102 पर चलते हैं बेटा। The range of function fx equals to 8 root 2 sin स्क्वायर रूट में पाई स्क्वायर बाय 16 माइनस एक्स स्क्वायर इज
इसकी रेंज पूछी है और रेंज निकालना आप जानते हैं कि कैसे निकालते हैं। रेंज की वैल्यू आइडियली हम जो निकालते हैं वो ये कहते हैं कि साइन की जो वैल्यू होती है -1 से 1 तक होती है, -1 से 1 तक होती है। अगर हालांकि इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है आपको, तो मैं ऐसा करता हूं, इसमें ऑप्शन लिख देता हूं। ऑप्शन है आपके -1 से 1, 0 से 1, 0 से 8 और 0 से 4। एक और लिख देते हैं -8 से 8। और बताओ, ठीक, -8 से 8। इस केस को अगर हम अच्छे से ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो साइन की वैल्यू रेंज जो आती है -1 से 1 तक आती है। अगर उस केस में भी आप इसे सोल्व करते हैं तो आप बोलते हैं कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम टू मैक्सिमम या मिनिमम टू मिनिमम कितनी हो सकती है। आप ये बोल देते कि -1 से 1, तो उस केस में केस सिरे से खारिज हो गया होता। -8√2 टू 8√2, 8√2 इंटू -1, 8√2 इंटू 1, तो उस केस में इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, 8√2 इंटू -1 और 8√2 इंटू 1, तो माइनस यहां से शिफ्ट होकर यहाँ आ गया होता तो ये आ गया होता। लेकिन ये तो हमारे ऑप्शन में ही नहीं दिया हुआ, समस्या यहाँ पर भी आ गई है ना। तो अब इसकी डोमेन पर भी चर्चा करनी आवश्यक है कि डोमेन कहां से कहां तक हो। अब इसका डोमेन जो है स्क्वायर रूट में है, π² / 16 माइनस x² ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 माइनस x² मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू π²/16, x² लेस देन इक्वल्स टू π²/16 और x की वैल्यू बिलोंग करेगी -π/4 से π/4, ठीक, π/4 से π/4 तक, -π/4 से π/4। अगर हम इसमें इसे डिफाइन कर पाते तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी ला पाते। आप इसको नेगेटिव तो ला नहीं सकते, एक बात तो आपको समझनी पड़ेगी क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर है। तो मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू कितनी हो जाती, मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू आप इसकी कहते हैं 0। 0 का मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ जाती, 8√2 इंटू 0। देखो जरा इस चीज को आप समझ पाए कि हम इसकी मिनिमम वैल्यू नेगेटिव ला नहीं सकते। नेगेटिव नहीं ला सकते का मतलब पॉजिटिव लानी पड़ेगी, और पॉजिटिव मिनिमम पॉजिटिव कितनी होगी, मिनिमम पॉजिटिव जो हो सकती है वो हो सकती है 0। तो यहाँ पर 0 रख दिया होता, तो उस केस में पहला ऑप्शन तो 0 बन गया होता। ये बात समझ में आई। तो 0 ऑप्शन भी यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, 3 केस यहाँ पर 0 ऑप्शन वाले बन रहे हैं। अब उसकी मैक्सिमम वैल्यू भी तो खोजनी पड़ेगी कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा रही है। क्या π/4 इसकी मैक्सिमम वैल्यू दिखाएगा। जब आप इसे π/4 रखोगे तो π/4 स्क्वायर के केस में π²/16 बना, फिर से 0 आ रहा है, यानी कि इसकी नॉर्मल वैल्यू भी 0 आ रही है। और उस बीच में मतलब -π/4 से π/4 के बीच में, -π/4 होता है 45 डिग्री, -45 डिग्री अगर वैसे क्लैरिटी नहीं आ रही तो, -π/2 90 डिग्री माइनस का। और यहां पर ये 0 की कर्व आप देख लीजिए, 0 π/4 और ये π/2, 0 पर 0 होता है, π/4 पर यहां होता है, यहां पर कुछ इस प्रकार से जा रहा होता है यहां से यहां तक। अब इन दोनों के बीच में इसकी वैल्यू मैक्सिमम कहां तक होती होगी, मैक्सिमम कितनी होगी, π/4 और π/4 के बीच में साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी संभव है, ये मैं जानना चाह रहा हूं, बस इतना सवाल है। और एक पीक पॉइंट हमें और नजर आया, हमने इस पर और इस पर इसे खोज लिया कि हाँ ऐसी पोजीशन पर ये कर्व हमें 0 टर्म दिखा रहा है। हमने ग्राफ जो बनाया वो sin x का बनाया, इस पर ध्यान मत दीजिएगा इतना। एक बार हम 0 वैल्यू रख करके चेक कर लेते हैं कि साइन स्क्वायर रूट में π²/16 माइनस 0, ये क्या बना, साइन π/4, और साइन π/4 के केस में ये 1/√2 वैल्यू दिखाएगा। साइन π/4 साइन 45 डिग्री, साइन 45 के केस में 1/√2 वैल्यू आई। तो 8√2 इंटू 1/√2, √2 से √2 घटा और 8 आया। तो एक वैल्यू जब ये 0 पर होगा तो 0 से 8 भी आ रहा है, ये केस आपका हो गया। तो यहां पर एक चीज हमने नोटिस करी कि जो उसकी डोमेन या रेंज दे रखी है -1 से 1,
अगर एग्जाम में यहां पर एक और ऑप्शन दे दिया होता -8√2 to 8√2, उस केस में मोस्टली बच्चे क्या करते हैं -8√2 to 8√2 इस पे टिक करके आ जाते हैं और वो सवाल वहीं पर गलत होता है। तो इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हमें इसकी डोमेन को चेक करना चाहिए। डोमेन -π/4 से π/4, -π/4 से π/4, और उसके बीच वाला कोई बड़ा सा एंगल दिखाई दे रहा है 0 डिग्री, तो उस पर भी चेक कर लेना चाहिए। आप बीच बीच में हर चीज पर चेक नहीं कर सकते कि π/6, π/7, π/8, इन पर तो वेरीफाई करना इतना आसान वैसे भी नहीं है कि आपको एंगल याद होंगे। तो उस केस में जो मुख्य रूप से पॉइंट होते हैं, जैसे π/2 हुआ, पाई हुआ, π/4 हुआ, π/3 हुआ, π/6 हुआ, ऐसे केसेस में वैल्यू को रख के चेक कर लीजिए और उसका सॉल्यूशन निकाल लीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। चलिए नेक्स्ट केस पर चलते हैं। आई होप सो कि आपको क्लियर हुआ हो ये। इस केस से बचने का एक और तरीका है कि आप ग्राफ को थोड़ा अच्छे से समझ लें, वो भी एक बेहतरीन सॉल्यूशन में से एक में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 103 और 103वां सवाल जो है, इफ a² + b² + c² = 1, then the range of AB + BC + CA is, हम AB + BC + CA बोला है और हम इसका एक फॉर्मूला लिखने की कोशिश करते हैं। A + B + C का होल स्क्वायर जैसी होल स्क्वायर इक्वल्स टू A² + B² + C² + 2AB + 2BC + 2CA। ठीक, अगर मैं इसे और अच्छे से लिखूं तो ये लिखा हुआ है A² + B² + C² + 2 कॉमन लो AB + BC + CA, और यहां पर ये AB + BC B + C का होल स्क्वायर टर्म है वो नेगेटिव हो नहीं सकती, तो हमने क्या लिया, इसकी जगह पर कितनी मिनिमम वैल्यू इसकी संभवता आ सकती है ये मुझे बताओ। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ सकती है? मिनिमम वैल्यू आप बोलेंगे कि इसकी 0 आ सकती है। ये क्लियर है? क्योंकि ये एक स्क्वायर है, नेगेटिव तो लाएगा नहीं, नेगेटिव नहीं लाएगा तो मिनिमम वैल्यू क्या, 0 आ गई। लो अपो इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू क्या मान रखी है आपने, इसकी वैल्यू मानी है P + 2 AB + BC + CA। इसको इधर ले जाओ, -P/2 = AB + BC + CA। तो एक टर्म तो आपकी आ गई, क्या आ गई, -P/2। जब ये मिनिमम था तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -P/2। अब ये यहां से कहां तक जाएगा ये देखना है। P की जगह हमने 1 रख रखा है, तो -1/2 से कहां तक जाएगा ये देखना है। ये मिनिमम वैल्यू के लिए हो गया। मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है इसकी? मैक्सिमम वैल्यू इसकी जब आती है जब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म एक जैसी वैल्यू दिखाएं। इस फॉर्मूले की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब आएगी जब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आपकी एक जैसी वैल्यू दिखा रही होंगी, यानी कि इसकी वैल्यू P हो + 2P हो, यानी कि ये जो A + B + C का होल स्क्वायर दिखा रखा है ये कितना दिखाते, 3P दिखाते। वो भी केस हो सकता है कि आपको क्लियर ना हो रहा हो। इसकी मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर अगर हम चर्चा करें तो यहां पर हम इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। √AB + BC + AB BC √ABC, तो यहां पर इसको यहां पर लेके जाएंगे तो A + B + C > 3ABC, यहां से ये टर्म भी एक खुल करके आती है। खैर उस चीज के यहां पे योगदान रखने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल आप इस चीज पर चर्चा कर सकते हैं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू तब आएगी जब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म अपने एक दूसरे के इक्वल आएंगे, यानी कि P और P 3P जैसी यहां पर टर्म आएगी। 3P के बराबर ये वाली टर्म आ रही होगी। 3P के बराबर अगर ये वाली टर्म आ रही होगी तो 3P = P + 2AB
प्लस बी सी प्लस सी ए। पी को इधर ले जाओ, 2p इक्वल्स टू 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। 2 को भी इधर ले जाओ, 2 से 2 कैंसिल हो गया, p इक्वल्स टू ab प्लस बी सी प्लस सी ए। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही होगी, -p/2 से p, यानी कि -1/2 से 1। इसका आंसर आ गया। देखिए चीज समझ में आई है क्या? किसी भी केस की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू उस कंडीशन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल होने पर डिपेंड कर जाती है। क्योंकि एक स्क्वायर है तो मिनिमम कहां तक जा सकता है, 0 तक जा सकता है, आप नेगेटिव नहीं ला पाएंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 103, 104 पर चलते हैं। तो कुछ कंडीशंस आपको अपने ध्यान में रखनी पड़ेगी कि ये वैल्यू कब नेगेटिव या कब पॉजिटिव आ सकती है, बस इतना, या कितनी तक जा रहा है, यानी कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा रही है, इस चीज पर भी। केस नंबर 104 पर चलते हैं। Find the range of fx equals to sin inverse x plus cos inverse x plus tan inverse x। sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x, इसकी रेंज बतानी है। तो रेंज के केस में एक तो आपका एक प्रोसीजर ये हो सकता है कि आपने 12th क्लास के जो ग्राफ है वो आपको तैयार हो, दूसरा उनकी रेंज याद हो, या तीसरा और इसका कोई खास ऐसा तरीका हो नहीं सकता। चलिए, तो माइनस साइन इनवर्स एक्स की रेंज कहां से कहां तक होती है, -1 से 1, या डोमेन कहां से होता है, डोमेन होता है -1 से 1, और रेंज होती है -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट साइन इनवर्स एक्स के केस में। अगर याद नहीं आ रहा तो आप ग्राफ तैयार करिए अपना, और ग्राफ के केस में तैयार करके आइएगा। ठीक, ग्राफ तैयार करिए और ग्राफ के केस में आपको उसमें लिखना पड़ेगा। कोस इनवर्स एक्स डोमेन अगेन वैसा ही रहता है, आई थिंक इसका -1 से 1, और रेंज -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। tan इनवर्स एक्स, इसे कोई कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है, ये कहां से कहां तक जा रहा है, ये तो tan x का ग्राफ जा रहा है, tan x का ग्राफ। इसकी जो डोमेन होती थी पहले -π/2 से π/2, और रेंज -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। तो अब आपको सिर्फ इसमें इतना चेक कर लेना है, डोमेन -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक आ जाता है, और इसकी रेंज जो आपकी आती है वो -π/2 से π/2 तक ऐसे केस में बन जाती है। ठीक, साइन इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स एक्स ने कहा कि हम -1 से 1 तक जाएंगे, और tan इनवर्स एक्स ने कहा कि हम -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक जाएंगे। इस केस में लाजमी ये बात है कि हमें tan पर डिपेंड रहना पड़ेगा। साइन और कोस ने तो बोल दिया कि हम -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक जाने के लिए तैयार हैं। ठीक, अब tan पर डिपेंड क्यों रहना पड़ा, क्योंकि उसे -1 से 1 तक ही जाना पड़ेगा, उसके उन दोनों के अगेंस्ट वो नहीं जा सकता। उस केस में हमने tan को रख देना है। क्यों, tan इनवर्स x तो -1 से 1 तक ही जाना पड़ेगा, मजबूर हो गया बेचारा ये। अब tan इनवर्स x को tan -1 पे लेके आना है और tan 1 पर लेके आना है। ये कब संभव होता है, ये संभव कब होगा, tan इनवर्स x की वैल्यू 1 और -1 तक कब आती है, ये मुझे आप बता देंगे तो ये आपका केस हो जाएगा। अगर मैं tan इनवर्स x को यहीं रहने दूं, फिलहाल इधर नहीं लेके जाते, 1 तक कब आता है, tan 45 की वैल्यू आई थिंक 1 होती है, π/4। -1 तक कब जाता है, 145 डिग्री पर, 135 डिग्री पर, यानी कि 3π/4 तक।
तो इसकी रेंज एक्चुअली साइन और कोस ने निर्धारित नहीं करी। ये सवाल में साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स तीनों को इंडिविजुअली दिया, लेकिन रेंज डिसाइड करने वाला कौन बना? टेन इनवर्स एक्स, क्योंकि वो कहीं से कहीं तक भी जा सकता है, लेकिन फिलहाल के केस में उसे -1 से 1 तक ही जाना था। तो π/4 से 3π/4 तक इसका केस हो गया। चलिए, ये आपके रेंज में आ गया है। आगे बढ़ते हैं। ये वाला केस आई होप सो कि आपको समझ में आया हो। इसमें इतना सवाल में इतना दम नहीं था मेरे हिसाब से, तो इजी पीजी। नेक्स्ट केस पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 हो गया, 105 पर चलते हैं। द रेंज ऑफ फंक्शन f(x) इक्वल्स टू साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1/2 प्लस एक्स स्क्वायर। इसकी रेंज बतानी है, बस ये सवाल है। ऑप्शन चाहे तो ऑप्शन भी लिख देते हैं अगर आपको लगता है कि जरूरत है। वैसे होनी तो चाहिए π/2, 0 और π/2। ये पहली रेंज है। दूसरी रेंज है 0 और π/2। तीसरी रेंज है π/2 और चौथी रेंज है 0 से π। चलिए, ये 4 सवाल अच्छे हैं। इस सवाल को, किसी भी सवाल को या इस सवाल को पढ़ने से पहले मैं स्पष्ट बात में कहता हूं कि जो सवाल पढ़ना जानता है वो सवाल को कर देगा। सवाल को बहुत अच्छे से पढ़ना है। साइन इनवर्स 1/2 साइन इनवर्स 1/2 प्लस एक्स स्क्वायर। आइडियली साइन की जो वैल्यू जाती है वो कहां से कहां तक जाती है? साइन थीटा की -1 से 1 तक उसकी डोमेन जाती है। और उसकी साइन का कर्व अगर आपको याद हो, या साइन इनवर्स एक्स का तो डायरेक्टली बना सकते हैं हम। -1 से 1 तक इसकी डोमेन में रहता है, -1 से 1 तक। और रेंज कहां से कहां तक जा रही है? -∞ से +∞। हम इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी कर सकते हैं? क्योंकि ये एक स्क्वायर है तो उस केस में इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 0। ये क्लियर है? इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है साइन इनवर्स के अंदर वाले केस में? अगर आपको वैसे भी क्लैरिटी नहीं आ रही हो तब उस केस में आप ये कर सकते हो 1/2 प्लस एक्स स्क्वायर मिनिमम -1 से 1, ये करके चलते हो, है ना? लेकिन क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है तो मिनिमम वैल्यू आपको साफ नजर आनी चाहिए कि इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है। तो उस केस में साइन इनवर्स की जो वैल्यू है यहां पर 1/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर बचेगी। साइन इनवर्स के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1/2 का बचने का मतलब क्या है? साइन इनवर्स 0.5, वो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। 0.5 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का बचने का मतलब क्या है? कि इसकी वैल्यू कितनी जाएगी? मिनिमम। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन याद है, हम उस वैल्यू को रखते हैं जो मिनिमम होती है। 0.5 हो, 0.6 हो, इन सभी की वैल्यू कितनी लेकर के जाएगा? 0। कितनी लेकर के जाएगा? 0। साइन इनवर्स क्या बन गया? ये ग्रेटेस्ट इंटीजर से जैसे बाहर आएगा यहां आ गया 0, और उस केस में इसकी मिनिमम रेंज जो आ गई वो आ गई आपकी 0। क्लियर है? अब मैक्सिमम कितनी रख पाओगे आप इसकी वैल्यू? डोमेन हमने देख लिया कहां से कहां तक आ रहा है, -1 से 1 तक। -1 से 1 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर ही सही। इसकी मैक्सिमम वैल्यू आप कितनी रख पाते हो? उसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 1, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू डोमेन के अंतर्गत कितनी आ रही है? -1 से 1। तो मैक्सिमम वैल्यू आप इसकी 1 रख सकते हो। तो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी आती है? π/2। तो यहां पर ये केस समाप्त होता है 0 और π/2 पर आकर। तो केस काफी सिंपल था, बस हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का इस्तेमाल करना था, बाकी तो आपको आना चाहिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप ये सोच रहे होगा अगर -π/2 क्यों नहीं आया? क्योंकि वो एक्स स्क्वायर दिया है, एक्स नहीं दिया है। एक्स स्क्वायर की वजह से वो पॉसिबल नेगेटिव आंसर नहीं ला पाए हम। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, तो केस नंबर 105 हो गया। 106 पर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 106 पर चलते हैं, 106 पर। फंक्शन दिया हुआ है R मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर, और एक g फंक्शन दिया हुआ है R डिफाइंड बाय fx इक्वल्स टू mod x। fx दिया है mod x और gx दिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x माइनस 3। तो आपको जो बताना है वो है g ऑफ fx बताना है आइडियली, और x की वैल्यू इन्होंने दी है -8.5 से 8/5। एक्चुअली इन्होंने रेंज ही पूछने की कोशिश करी है कुछ इस प्रकार से दिखा करके, लेकिन समस्या ये है कि ये fx दे दिया है g ऑफ fx। इट मेक्स ए सेंस कि जहां पर x है उस जगह पर x की जगह पर fx वाली टर्म आ जाएगी, यानी कि x को हम शिफ्ट कर देंगे mod x से। अब जैसे ही आप इस टर्म को अच्छे से ऑब्जर्वेशन में देखते हैं तो यहाँ पर जब मोड आ रहा होगा तो नेगेटिव टर्म का तो कोई आने का मतलब ही नहीं बनता कि उस समय नेगेटिव वैल्यू है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू भी अगर पॉजिटिव आएगी तो 0 आएगी, और पॉजिटिव वैल्यू 8/5 तो 8/5 ही रह जाने वाली है। तो उस केस में इसका डोमेन बदल जाएगा। डोमेन जो यहाँ पर है -8/5 से 8/5 तक, नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। कितनी पॉजिटिव? सबसे शुरुआती पॉजिटिव वैल्यू भी अगर होगी तो वो भी 0 होगी। तो 0 से 8/5 ये वाला इसका डोमेन चेंज हो गया। डोमेन चेंज होने के केस में इसका रेंज भी चेंज हो जाएगा। जी के अंदर अगर मैं यहां पर वैल्यू रखता हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x माइनस 3, 0 -3, और -3 के केस में इसका जो यहाँ पर रेंज निकल करके आ रही है वो आएगी -3, और क्योंकि एक इंटीजर होता है तो इंटीजर ही वैल्यू निकाल करके देता है, -3 इसकी रेंज में आया। दूसरी वैल्यू क्या आएगी? 8/5। 8/5 रखिए जरा यहां पर, g ऑफ fx, यहां पर बेटा मोड लगा लीजिएगा। पहले g ऑफ fx मैंने जल्दी लिखना चाहिए था, g ऑफ fx, x की जगह पर मोड x -3। चलिए रखते हैं 8/5 -3, मोड 8/5 -3। अब इसमें वैल्यू रखें जरा 8/5 -3। इन दैट केस ये वाला केस आया आपका 8 माइनस एलसीएम लेंगे, 5 3 जा 15/5 -7/5। -7/5 ये वैल्यू जो दिखा रहा है -1.4 के समथिंग दिखा देगा। -7/5 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर 5 1 5, 2.054 20, -1.4, और -1.4 की वैल्यू लीस्ट वैल्यू दिखाता है -1 दिखाएगा या -2। -2 इसे दिखाना चाहिए क्योंकि -2 इससे पहले आ रहा है। तो एक टर्म आपके सामने आई -2, और एक आई आपके पास -1। -2 से -3 ये आपके ऑप्शन में आ गया। चलिए, तो इसका ऑप्शन नंबर दिया हुआ है -2 और -3, वो आपका आंसर है। -3 और -2 ये आपका रेंज आ गई इसकी। ठीक, नेक्स्ट केस पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 107 पर। तो ऐसे सवालों में हमें सिर्फ उसके डोमेन को चेंज कर देना है, और वो आइडियली सवाल बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन की तरह ही होता है। नेक्स्ट केस पर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 107 पर चलते हैं बेटा। और ये केस है आपका, फाइंड द रेंज ऑफ फंक्शन साइन इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x। ये केस दिया हुआ है और इसका आपको यहाँ पर ऑप्शन भी दिए हुए हैं। इस केस पर हम चल रहे हैं। साइन इनवर्स x की बात करें तो साइन इनवर्स x के केस में अगर इसके डोमेन पर चर्चा करें तो आपको साइन का केस तो कम से कम याद ही होगा। साइन के केस में डोमेन जो होता है वो -∞ से ∞ तक चलता है, और रेंज -1 to 1 जाती है। तो इसके केस में डोमेन -1 to 1, और रेंज की बात करें तो रेंज जा रही होती है -π/2 to π/2। ठीक, आई होप सो कि आपको इसका कर्व याद हो, और इसका कर्व कुछ इस प्रकार से मूव कर रहा होता है ना। सेक इनवर्स x की बात करें, अगर आपको सेक का कर्व याद है तो फिर सेक इनवर्स x पर भी थोड़ा सा ध्यान जा सकता है। इसके केस में आप अलग अलग पोजीशन बना सकते हैं अपनी, 0 π/2 पाई, -π/2, -π/2 -π, π/2 और पाई। ठीक,
और इस केस में अगर आपको फिर भी sec x का अगर कर्व याद नहीं है तो cos x का तो एटलीस्ट याद होना चाहिए। cos x 0 पर अपनी पोजीशन 1 और -1 की टर्म में दिखाता है, 0 पर 1, π/2 पर 0, फिर -1, कुछ इस प्रकार से चल रहा होता है। ठीक, ये cos x का कर्व था और cos x और sec x में जो रिलेशन आ रहा था वो ये था कुछ इस प्रकार से। sec x का रिलेशन अगर मैं आपको बताऊं तो वो आ रहा था 1/cos x, और cos x जहां पर 0 हो रहा होगा उस केस में ये इनफाइनाइट हो रहा होगा। तो यहां पर π/2 पर जब ये 0 हो रहा है, -π/2 या π/2 पर, इन दैट केस की cos x क्या हो रहा होगा, इनफाइनाइट हो रहा होगा। तो π/2 पर एक और लाइन खींचते हैं तो π/2 पर इसे इनफाइनाइट जाता हुआ दिखाएंगे, और 0 और पाई के केस में प्लस या -1 की वैल्यू दिखाएगा, sec x वाला केस। तो इसकी डोमेन जो आपकी आ रही थी -इनफाइनाइट से -1 और यूनियन 1 से इनफाइनाइट, ये आपका आ रहा था, -1 और 1 को ये अचीव कर पा रहा था। उस केस से पता चला कि यहां से इसकी डोमेन आई तो रेंज भी आ गई sec के केस में, लेकिन हमें चाहिए sec इनवर्स x। sec इनवर्स x के केस की अगर हम बात करें तो sec इनवर्स x की इससे ही खैर अंदाजा लग सकता है। sec के केस में sec x जहां पर है तो वहां से ही अंदाजा लग सकता है। इसकी डोमेन 0 से पाई तक अपनी जो अचीवमेंट है, जो उसे प्राप्त करना है, वो दिखा देती है। देखो 0 से पाई तक sec इनवर्स x अपनी कंप्लीट अचीवमेंट दिखा देता है कि हाँ वो 0 से पाई तक वो है। इसने 0 पर 1 वैल्यू पा लेती है और पाई पर -1 वाला केस आ जाता है, लेकिन उस केस में वो एक जगह अनडिफाइन रहता है, वो है टर्म π/2। तो sec इनवर्स x की अगर मैं सिर्फ चर्चा करूं तो वो ये है 0 से पाई, ये सिर्फ π/2 पर नहीं कोई टर्म को सोल्व करता है या सो नहीं करता है। ठीक, फिलहाल अब इन दोनों का कॉमन देख लीजिए, -π/2 से π/2 और 0 से पाई -π/2। चलिए अब इस पर आ जाते हैं, -π/2 से π/2, 0 से पाई एक्सेप्ट π/2। तो 0 से पाई एक्सेप्ट π/2 इसके आंसर में आ जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन सोल्व हो गया आपका, 0 से पाई एक्सेप्ट π/2 इसके सॉल्यूशन में आ गया। तो आई होप सो कि आपको ये वाला केस समझ में आया हो। नहीं आया है तो आप एक बार 12th क्लास के कर्व वाले सेक्शन में जाएंगे और इसे देखेंगे कि ये कैसे हुआ है सोल्व। ठीक, नेक्स्ट केस पर आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 108, तो इस चीज पर एक और डिस्कशन करने की जरूरत है कि अगर आप फंक्शन के क्वेश्चन कर रहे हो तो उस केस में आपको ग्राफ कम से कम क्लियर हो कि ग्राफ कैसे मूव ऑन कर रहे हैं, एटलीस्ट साइन कोस टेन कोसेक कोट के और इसके इनवर्स के ग्राफ आपको पता हो। अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो हमारे एक वीडियो है जो हमने बनाई है स्टैंडर्ड फंक्शन के आधार पर और उसके डोमेन पर, वो आपको जरूर देखनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट केस, क्वेश्चन नंबर 108, if function f(x) equals to x minus a x minus b upon x, and बोला है कि f(x) upon x minus y x minus z plus f(y) upon y minus z y minus x plus f(z) upon z माइनस एक्स और z माइनस वाई इक्वल टू k अपॉन एक्स वाई जेड। ये केस दिया हुआ है आपका, और इस केस में सवाल जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि आप k की वैल्यू बताइए। क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है, k की वैल्यू बताएंगे आप। इसमें एक टर्म दी हुई है, आइडियली ऐसे केसेस में x की या y की या z की कोई ना कोई वैल्यू मान ली जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे ये वाला केस मान लीजिए f(x) लिखा हुआ है, इस केस को अगर अच्छे से आप देख रहे हैं x माइनस ए एक्स माइनस बी और अपॉन x। इसी तरीके से आप चाहें तो fy लिख सकते हैं, x माइनस
ए एक्स माइनस बी अपॉन वाई, एक्स की जगह पर वाई लिख देते हैं, एफ वाई वाई माइनस बी। और इसी तरीके से आप चाहें तो एफ जेड भी लिख सकते हैं, एफ जेड जेड माइनस ए जेड माइनस बी अपॉन जेड। आप इसमें से किसी दो टर्म को गायब कर दीजिए, आसानी से हो सकती है। अगर आप y की और z की वैल्यू a और b मान लेते हैं, y की वैल्यू a है और z की वैल्यू b है। अब आप सोचेंगे कि ये वैल्यू हमने क्यों मानी, इस आधार पर मानी ताकि हमारा एफ वाई या एफ जेड इनमें से कोई टर्म जीरो हो जाए। सपोज करो y की वैल्यू a होती, तो उस केस में y माइनस ए जो हमने यहाँ पर लिखा, तो a माइनस ए इस केस की वैल्यू कितनी हो जाती है, एफ वाई की जीरो। और z की वैल्यू b होती, तो z माइनस बी बी माइनस बी, ये वाली टर्म जीरो हो गई होती, तो एफ जेड की वैल्यू कितनी आ गई होती, एफ जेड की वैल्यू जीरो आ गई होती, यहां से एफ वाई की वैल्यू जीरो आ गई। ये तो हमारी यहां से दो टर्म गायब हो गई, एक्चुअली ये वाली टर्म भी गायब हो गई और ये वाली टर्म भी गायब हो गई। बचा क्या, एफ एक्स बचा, एफ एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस जेड, एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी इक्वल्स टू के अपॉन एक्स ए बी। एफ एक्स की वैल्यू हमने जो फॉर्मूला निकाला है वो यहां से निकाला है, एक्स माइनस बी अपॉन एक्स, यहां पर रख देते हैं एफ एक्स की जगह पर एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी इक्वल्स टू के अपॉन एक्स ए बी। एक्स टू एक्स कैंसिल कर दीजिए, इसे इससे कैंसिल कर दीजिए, इधर आया तो क्या बचा आपका ए बी। के की वैल्यू आ गई आपकी, ए बी आ जाएगी यहां से। ये केस आपका हो गया। तो इस केस में आप ध्यान रखेंगे, जब भी ऐसा कोई केस दिखाई दे जो एक साइक्लिक ऑर्डर को दिखाने की कोशिश कर रहा है कि x टू पाई y टू z z टू x, तो ऐसे एक साइक्लिक ऑर्डर वाले केस में कहीं पर भी आ जाए x y z, x से y पर जा रहा है या z से y पर x, या इसका रिवर्स जा रहा है x से y, y से z, z से x, जब कोई साइक्लिक ऑर्डर वाला केस आता है तो वहां पर y और z की कोई ना कोई वैल्यू, वो p और q की फॉर्म में दी हो, a और b की फॉर्म में दी हो, या किसी एक पर्टिकुलर कांस्टेंट की फॉर्म में दी हो, k p k l, कोई भी एक कांस्टेंट मान करके आसानी से सॉल्व हो सकता है। इस बात पे आप ध्यान रखेंगे। केस नंबर 108 होता है और हम अपने नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं। If fx equals to 1 plus x square plus x cube plus infinite for mod x less than 1, तो पूछा है फाइंड f इनवर्स x, देन f इनवर्स x। एक्चुअली इस फंक्शन का इनवर्स पूछा है और काफी इजी केस है। आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन याद होगा, इनफाइनाइट सीरीज का ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीरीज ही मुझे नजर आ रही है। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के केस में इनफाइनाइट सीरीज का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है Sn का, क्योंकि ये सम है तो सम ही निकाल देते हैं। सम का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इक्वल्स टू S इनफाइनाइट इक्वल्स टू a अपॉन 1 माइनस r, a अपॉन 1 माइनस r। यहां पर होता क्या है, a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब, ये टर्म अगर इनफाइनाइट तक जाती जाए तो उस केस में a होती है आपकी पहली टर्म और r जो आती है वो सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। r होती है वो कैसे आती है, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। a टू a कैंसिल हो गया, r आ गया। तो यहां पर अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, 1, तो सम निकाल लेते हैं इस टर्म का। सम कितना है, a की वैल्यू है 1 अपॉन 1 माइनस r। r क्या होती है, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म, x आ रही है, तो r की जगह आ गई x। और ये फंक्शन fx है, fx को फिलहाल मैं y लिख देता हूं और हम करते हैं इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, y माइनस वाई एक्स इक्वल्स टू 1, इसे इधर ले जाते हैं, y इक्वल्स टू 1 प्लस वाई एक्स, 1 को इधर ले जाइए, y माइनस 1 अपॉन वाई इक्वल्स टू x। हमको x को y के फॉर्म में लाना होता है और x को बाद में किससे शिफ्ट कर देते हैं,
एफ इनवर्स एक्स से और वाई को एक्स से शिफ्ट कर देते हैं। अगर आपको इनवर्स निकालना है तो एक्स को किससे शिफ्ट कर दिया, एफ इनवर्स एक्स से, और वाई को किससे शिफ्ट कर देते हैं, एक्स से। ये आपका इनवर्स आ गया, एक्स माइनस एक्स 1/x। ये केस आई होप सो काफी इजी था, काफी नहीं बहुत ज्यादा इजी था। बस आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज याद हो तो ये आसानी से हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 109 हो गया, 110 पर चलते हैं बेटा। If fx equals to mod sin x, then domain of f for existence of inverse of ऑप्शन में लिखता हूं, काफी अच्छा सवाल मुझे दिखाई दे रहा है, ये इतनी आसानी से ऑब्जर्वेशन में नहीं आएगा। तो ऑप्शन लिख देते हैं, 0 से पाई, 0 से π/2, माइनस π/4 से π/4, माइनस π/2 से π/2। जिस चीज पर मैं जोड़ देता हूं वो है ग्राफ, क्योंकि यहां पर ये केस इतनी आसानी से क्लियर नहीं होगा अगर आपने साइन एक्स का, कोस एक्स का, टेन एक्स का किसी का भी डोमेन और रेंज रट भी रखा है तो भी ये केस इतनी आसानी से संभवतः नजर ना आए, शायद ऐसा हो सकता है। इन्होंने बोला कि एफ एक्स की वैल्यू है मोड साइन एक्स, तो बताना है कि एग्जिस्टेंस ऑफ इट्स इनवर्स, इसका इनवर्स एग्जिस्टेंस करे। इनवर्स के एग्जिस्टेंस की कंडीशन ये होती है कि वो फंक्शन 1 1 और ऑन टू हो। कैसा हो, 1 1 ऑन टू, ये केस बना, ठीक। तो ये फंक्शन 1 1 तो पहली बात है ही नहीं साइन एक्स का, अगर हम ठीक से अगर चर्चा करके देखें तो फंक्शन साइन एक्स का कर्व कहीं से कहीं तक भी 1 1 मुझे नजर नहीं आता। अगर आप केवल किसी एक पर्टिकुलर पाथ की भी बात करें, पर्टिकुलर पोजीशन की भी बात करें, फॉर एग्जांपल 0 से पाई तक भी बात करें, 0 से पाई तक भी बात करें, तब भी ये 1 1 मुझे नजर नहीं आ रहा, दो जगह काट देगा। 0 से π/2 पर एक बारी को हम चर्चा सोच सकते हैं, 0 से π/2 पर, कि हाँ ये सिर्फ इस कर्व को एक बार काट रहा है। ये वाला केस नजर आ गया। ये केस तो आसानी से दिखाई देना चाहिए कि 0 से π/2 तक ही ये 1 1 है, या फिर माइनस π/4 से π/4, ये भी केस एक बन सकता है, माइनस π/2 से π/2। बाकी सब केस मुझे दिखाई देते नजर नहीं आ रहे, फिर भी ये चीज आपको नजर आए कि 0 से π/2 तक ये हो रहा है। इसको एक तरीका और भी है कि मोड का केस है, तो साइन के केस में मोड एक्स जो होता है, मोड एक्स आता कब है, जब हम एक मिरर रखते हैं। मिरर मतलब शीशा। मिरर कहां पर रखा जाता है, मिरर रखा जाता है आपका एक्स एक्सिस पर, वो भी नेगेटिव वालों के लिए। इट मेक्स सेंस कि जो नेगेटिव वाला पार्ट है उसे ऊपर ले जाते हैं, और ये आपका मोड एक्स का केस बन जाता है। ये लीजिए, ये जो कर्व आपका बना है ये आपका फिलहाल मोड एक्स का केस है, मोड साइन एक्स का कर्व। मोड साइन एक्स कैसा होना चाहिए, 1 1 और ऑन टू। 1 1 और ऑन टू होने की कंडीशन इसकी 0 से π/2 तक नजर आ रही है। अगर आपको इसका इनवर्स भी बनाना है तब भी आप इसे ऑब्जर्वेशन करके देख सकते हैं। इनवर्स बनाने के केस में आप यहां पर क्या रखेंगे, शीशा। कहां पर रखते हैं, इमेज y इक्वल्स टू एक्स एक्सिस पर शीशा रखते हैं, y इक्वल्स टू एक्स एक्सिस पर। जब यहां पर इमेज रखेंगे तो ये वाला केस उठ करके कहां जाएगा, ये ऐसे जा रहा होगा और ये यहां से ऐसे घूमेगा। ये वाला केस यहां पर आएगा, ये वाला केस यहां आएगा। इस वाले केस पर चर्चा करें तो ऐसे चलेगा, ठीक। क्लियर हो रहा है। ये साइन इनवर्स एक्स बना, क्या बना, ये साइन इनवर्स एक्स। क्या इसकी जो आप देख पा रहे हैं डोमेन कहां से कहां तक बनती हुई आपको नजर आएगी, 0 से लेके π/2 तक एक हिस्सा समाप्त हो गया। 0 से लेके π/2 तक ये समाप्त हो गया। देखो यहां पे नजर आ रहा है, π/2 से तो आगे तो गया नहीं।
तो 0 से पाई बाई 2 तक साइन इनवर्स एक्स का मोड साइन एक्स का इनवर्स भी बनाया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि जो फंक्शन 1 और 1 तो ऐसे भी नहीं था साइन एक्स, बहुत जगह पर काटती है साइन एक्स को। देखो जरा, साइन एक्स का केस 1 तो पहले से भी नहीं था, तो लेकिन फिर भी उसमें ऐसी डोमेन की एग्जिस्टेंस आ सकती है जहां पर वो 1 और